कॉन्ट्रेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। आप इसकी जो टेक्स्ट की रीडिंग है वो स्टार्ट कर दें और साथ साथ हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। सो लेक्चर 1 जो है दैट इज़ अबाउट लाइफ एंड द बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर। सबसे पहले हम जानते हैं कि जोसेफ कॉनरेड कौन है और उन्होंने कितना काम किया हुआ है, उनकी लाइफ के बारे में एक बायोग्राफिकल स्केच आज बनाते हैं। पार्ट 1 हमारा इसी के बारे में है, लेक्चर 1 जो है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नावल लिख रहा है उसके ईरा को समझना, उसके टाइम को, उसके अदर वर्क्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो जोसेफ कॉनरेड, वन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट, ठीक है, इनके इनके ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट से यहाँ पे अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने एक नावल राइटिंग का एक न्यू स्टाइल इंग्लिश नावल के अंदर ऐड किया था। बट ही वॉज बोर्न एज थियोडोर जोसेफ कॉनरेड नाल्क्स कोरिजेनिकोस्की इन पडोलिया। एक प्लेस है पडोलिया, दिस इज अ प्रोविंस ऑफ द पोलैंड। पोलैंड के अंदर एक सूबा है पडोलिया, वहाँ के ऊपर कॉनरेड की बर्थ हुई और ये इनका पूरा नाम है, थियोडोर जोसेफ कॉनरेड नाल्क्स कोरिजेनिकोस्की। पोलैंड had been a Roman Catholic kingdom since 1024 से अगर इसको चलाएं तो ये रोमन कैथोलिक किंगडम रही है पोलैंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट किंगडम वाज मैनी टाइम इन्वेडेड by other powers and partitioned and repartitioned throughout the late 18th century by Russia, Prussia and Austria। इसके जो बॉर्डर के साथ जो पावर्स हैं उनमें रशिया है, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने हमेशा इन पे अटैक किया, पोलैंड के ऊपर इसको डिवाइड किया, रीडिवाइड किया। तो इस तरह के मसाइल पोलैंड को फेस करने पड़े हैं, ख़ासतौर पे 18 और 19 सेंचुरी के अंदर। और जिस टाइम पे कॉनरेड पैदा हो रहा है, आगे आप देखेंगे कि इनकी फैमिली भी सफ़र करेगी टर्बुलेंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे। एट द टाइम ऑफ कॉनरेड्स बर्थ, एंड ही वाज बोर्न ऑन December 3, 1857, 1857 और 3 दिसंबर को इनकी बर्थ होती है। Poland was one third of its size before being divided between the three great powers, ये जो ऊपर हमने मेंशन की। Despite the efforts of the nationalists such as Tadeusz Kościuszko, and who led an unsuccessful uprising in 1795, Poland was controlled by other nations and struggled for independence। तो पोलैंड जो है ना वो हमेशा स्ट्रगल करता रहा इंडिपेंडेंस के लिए, और यहाँ उसको आज़ादी दिलवाने के लिए कोशिशें भी हो रही थी। अगर आप ये चीज़ देखें तो अगर आप ये नोट करें एक बात, तो 1857 में कॉनरेड की बर्थ होती है और उसके बाद आने वाले ईयर्स में 1795 के अंदर यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है एग्जैक्टली। उस टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर भी आपको पता है अंग्रेज़ों के नीचे पाकिस्तान इंडिया जो है उस वक्त इकट्ठा एक हिंदुस्तान कहलाता था। यहाँ भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कोशिशें हो रही थी। When Conrad was born, Russia effectively controlled Poland। ठीक है, इस टाइम पे जब कॉनरेड की बर्थ होती है तो रशिया का कंट्रोल है पोलैंड के ऊपर। So Conrad's childhood was largely affected by his homeland's struggle for independence. His father, Apollo Koryzeniowski, belonged to the Selecta, a hereditary social class comprised of the number of the landed gentry. He despised the Russian oppression of his native land। तो ये लैंडेड जेंट्री से बिलोंग करते थे। इसके फादर जो अपोलो हैं कोरिजेनोस्की, और इनके नाम जो है आपको रशियन फील होते हैं क्योंकि पोलैंड के ऊपर रशियन का कंट्रोल भी रहा और ये किसी हद तक रशियन के करीब भी हैं ये। तो वो भी कोशिश कर रहे थे कि
रशियन ऑपरेशन के खिलाफ जो है ना वो स्ट्रगल किया जाए, रेजिस्ट किया जाए। एट द टाइम ऑफ कॉन्रेड्स बर्थ अपोलो's लैंड हैड बीन सीज्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। सो इनके जो फादर अपोलो है उनकी उनकी जो लैंड है, जो कि वो एक ज़मींदार थे, तो उनकी जो ज़मीनें हैं वो सीज्ड कर ली रशियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन पास्ट अपराइजिंग, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था जो आज़ादी लेना चाहते थे रशिया से, जो फ्रीडम फाइटर थे आप कह लें उनकी तरफ से, या रशिया की तरफ से देखेंगे तो जो बागी थे उनकी मदद की थी और अपराइजिंग में सपोर्ट किया था। तो इसकी सज़ा के तौर पे रशियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपोलो की लैंड जो है वो जब्त कर लेती है। और अपोलो कौन है, फादर हैं कॉनरेड के। He and one of the Conrad's maternal uncles, Stefan Bobrowski, helped plan an uprising against Russian rule in 1863। 1863 में आप देखें कि वो और उनके मैटरनल अंकल जो हैं कॉनरेड्स के, और उनके फादर और दूसरे जो रिलेटिव हैं, इनकी जो फैमिली है वो स्ट्रगल करती है, रशियन रूल के अगेंस्ट एक अपराइज भी प्लान करती है। Other members of the Conrad's family showed similar patriotic convictions. Kazimierz Bobrovsky, another maternal uncle, resigned his commission in the army controlled by Russia and was imprisoned. उनके एक और, अगर उनकी फैमिली में हम पैट्रियटिज्म देखें और अपने वतन से मोहब्बत देखें या आज़ादी के लिए जो कोशिश कर रही है इनकी फैमिली, उनको देखें तो हमें एक और उनके अंकल में भी एक एग्जांपल भी हमें मिलती है, जो जो पहले तो आर्मी ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर जब रशियन आर्मी जुल्म करती है पोलैंड के लोगों पे तो वो उसे रिज़ाइन कर देते हैं, एंड ही वाज इम्प्रिजन फॉर दैट एक्ट, उन्हें जेल में डाला जाता है। वाइल रॉबर्ट एंड हेनरी करिनोस्की, टू फ्रेटर्नल अंकल्स, also assist in planning the aforementioned rebellion. So Robert died in 1863 and Henry was imprisoned and exiled. तो ये उनके जो अदर रिलेटिव्स हैं वो हम देख सकते हैं कि किस तरह की फैमिली जो है वो पैट्रियोटिक फैमिली है और वो रशियन जो ओप्रेसिव रूल है उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। All of this political turmoil would prove to be predictable, disturbing to the young Joseph, who could only stand idly by as he watched his family embroiled in such dangerous controversies। तो ये वो पॉलिटिकल ट्रबल्स हैं वो जिन्होंने जोसेफ के ज़हन पे असर तो डाला होगा, जब उनकी फैमिली इस तरह से फ्रीडम फाइट कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, उनकी रशियन जो है उनके साथ उनके ज़मीनों को ज़ब्त कर रहे थे, उनके रिश्तेदारों को कत्ल कर रहे थे। और दूसरी चीज़ आप जो पीछे मैं आपको दोबारा से ले चलता हूँ, एक चीज़ जो आप नोट कर रहे हैं, अगर नहीं की तो वो दोबारा से उसको देखें, वो है जोसेफ कॉनरेड का नेम। थियोडोर, इनके स्पेलिंग देखें, ये जोसेफ के स्पेलिंग और कॉनरेड में के है, और पूरा ये आगे नाम जो है इनका। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ऊपर जब हमने इनका नाम देखा तो वो सी से कॉनरेड लिखा हुआ है और जोसेफ की स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। तो ये आगे चल के ये बात नोट करने वाली है, ये आगे चल के देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमें ये पता चला कि इनकी फैमिली एक पैट्रियोटिक फैमिली है जिन्हें अपने वतन से मोहब्बत है और उसकी आज़ादी के लिए वो जिद्दोजहद करते हमें नज़र आते हैं। सो द नोशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन द वीक एंड द वीक पावरलेस टू रिवोल्ट। सो ये जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग जो है वो दबा के रखता है वीक लोगों पे, तो ये जो कॉलोनियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, एंड द वीक पावरलेस टू रिवोल्ट सर्फेसेस इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हमें ये जो उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं इनकी झलक आपको उनके नावल में भी नज़र आएगा, वो एक्सपीरियंस हार्ट ऑफ डार्कनेस में लेके चलते हैं। वेयर द वाइट ट्रेडर्स, अब नावल के अंदर चले गए हम थोड़े से, वहाँ पे वाइट ट्रेडर्स हैं, वेंटनली मर्डर द कोंगलीज। ठीक है, कोंगलीज जो हैं, कोंगोलीज, ये कोंगो के रहने वालों को हम नाम देंगे कोंगोलीज।
ठीक है, जैसे पाकिस्तान के पाकिस्तानी होते हैं, इंडिया के इंडियन होते हैं, कॉन्गो के कॉन्गोलीज कहलाएंगे। ठीक है, इन परसूट ऑफ द रिचेस एंड द पावर। ठीक है, वाइट ट्रेडर्स मर्डर करते हैं कॉन्गोलीज का, उन पर जुल्म करते हैं कॉन्गो के रहने वालों का, जो यूरोपियंस है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में ये चीज़ हमें नज़र आएगी। और उनका पर्पस क्या है, उस कॉन्गोलीज को दबाने का, उनको जुल्म करने का, परसूट ऑफ रिचेस एंड पावर। ठीक है, कि उन्हें ताकत और दौलत चाहिए, दौलत और ताकत की तलाश में। कॉनरेड्स फादर वाज आल्सो अ राइटर एंड ट्रांसलेटर। तो हमें पहले तो पता चला कि वो एक लैंडेड जेंट्री हैं, उनके फादर अपोलो जो थे, और उन्होंने उनके अंदर एक पैट्रियोटिक इमोशन भी हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि कॉनरेड के फादर वाज आल्सो राइटर एंड ट्रांसलेटर, काफ़ी हाईली एजुकेटेड थे, हु कंपोज्ड पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स। ठीक है, ना सिर्फ उन्होंने पॉलिटिकल सॉन्ग्स लिखे, ट्रैक्ट्स लिखे, पोइट्री लिखी एंड हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे कॉनरेड के फादर ने। तो एक प्ले राइट का बेटा था कॉनरेड, जिसे बचपन से ही किताबें और ये चीज़ें भी साथ मिली होंगी, राइटिंग करते हुए देखा होगा इन्होंने। इस पब्लिक अर्जिंग्स फॉर द पोलिश फ्रीडम, हाउएवर, पोलिश शेयर मीन पोलैंड, पोलैंड के जो लोग हैं उनको हम पोलिश कहते हैं। ठीक है, freedom however eventually caused Russian authorities to arrest and imprison him in 1861। तो जब वो फ्रीडम की बात करेंगे, ऐसे प्लेस लिखेंगे, फ्रीडम फाइटर्स की मदद करेंगे, तो यकीनन रशियन अथॉरिटीज़ क्या करेंगी, उन्हें अरेस्ट ही करेंगी और इन्हें इम्प्रिजन करेंगी, जो उन्होंने किया इन 1861 के अंदर। In 1862, his wife Conrad's mother, Ava, अपोलो की जो वाइफ हैं और कॉनरेड्स की जो मदर हैं एवा, was also arrested and charged with assisting her husband in his anti-Russian activities। और ना सिर्फ इनके फादर को, बल्कि हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी मदर को भी ये एंटी रशियन जो एक्टिविटीज़ थी उनमें सफ़र करना पड़ा, क्योंकि पोलैंड रशिया के अंडर था, रशिया ने उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये लोग जब आज़ादी की बात करेंगे तो वो इनको ज़ाहिर सज़ा देंगे। The two were sentenced to exile in Vologda। अब दोनों मियाँ बीवी को, ये टू से मुराद है द हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अपोलो एंड एवा, वर सेंटेंस टू एग्जाइल, यानी उनको पहले तो इम्प्रिजेंट किया गया, उन पे चार्ज लगाया गया कि वो एंटी रशियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और फिर फाइनली उनको एग्जाइल कर दिया गया, यानी मुल्क से निकाल दिया गया। और कहाँ पे, वोलोगडा के अंदर, टाउन इन नॉर्दर्न रशिया। ठीक है, ऊपर नॉर्दर्न रशिया आपको पता है बहुत कोल्ड एरिया है, जितना रशिया के ऊपर आप जाएंगे तो आप नॉर्थ पोल की तरफ चलते जाएंगे। एक नॉर्दर्न, एक रशिया, एक डिजर्टेड प्लेस, एक दूर दराज ठंडे इलाके में उनको एग्जाइल कर दिया गया उनका, यानी मुल्क बदर करना है। जैसे जैसे हमारे यहाँ बहादुर शाह जफर को एग्जाइल किया गया था, रंगून भेज दिया गया था, आपको पता है, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से। जो हम इंडिया के लास्ट मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो सासत पोइट भी थे। देयर एग्जाइल वाज ए हार्ड एंड द बिटर वन। एवर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1865 में, और ये बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा उनका वहाँ रहने का। और एवा की इवन डेथ हो गई टीबी की वजह से। और जब बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में आप जाते हैं तो फिर लंग्स की डिजीज़ होती हैं, आपको फेफड़ों के अमराज हो सकते हैं। एंड अपोलो डाइड ऑफ द सेम डिजीज़। तो दोनों की टीबी की वजह से डेथ हो गई 1865 में एक की, और कुछ ही सालों के बाद 1869 में कॉनरेड के फादर की भी डेथ हो जाती है। और कॉनरेड जो है उस टाइम पे अभी बहुत छोटा है, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 12 साल का है। वॉज नेचुरली devastated, his own physical health deteriorated and he suffered from a number of lung inflammations and epileptic seizures। तो ये जो नॉर्दर्न रशिया का वो जो वहाँ
जो उनको सज़ा मिली थी, रशिया ने इस फैमिली को वहाँ पे एग्ज़ाइल कर दिया था। तो असल में तो कोई छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए तो नहीं भेजा था। वहाँ पे ज़िंदगी बहुत तल्ख़ थी, बहुत मुश्किल थी कि इनकी मदर की डेथ भी हो गई, फादर की भी इसी ठंड की वजह से बीमारियाँ हो गई इनको। इवन कॉनरेड ने सारी ज़िंदगी सफ़र किया उस प्रॉब्लम से। लंग इन्फ्लेमेशंस इसको हो गए थे और एपिलेप्टिक सीज़र्स होते थे, दौरे से लगते थे। दिमाग के ऊपर यानी इन्फ्लेमेशन भी आ गई थी। His poor health would become a recurring problem throughout the remainder of his life। और हमेशा ही सारी ज़िंदगी जो है वो लॉकडाउन में जो ये रहे हैं ना, उसके असरात आगे ना सिर्फ इन दोनों पे पड़े, उनकी मौत वाक़ होगी, बल्कि कॉनरेड भी सारी ज़िंदगी सफ़र करता रहा उन प्रॉब्लम से। और ये सब कुछ इन्होंने क्यों ये सज़ा भुगती है? क्योंकि इन्होंने रशिया के खिलाफ एक्चुअली रशिया के तो उस तरह से तो खिलाफ नहीं थे, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रीडम चाहते थे। तो आज़ादी की कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। पोलैंड डिड नॉट गेन इंडिपेंडेंस अंटिल 1919। 1919 तक पोलैंड जो है इसको आज़ादी नहीं मिलती है, 1919 में जाके मिलती है। एंड although patriots such as Apollo were instrumental in this eventual success, their martyrdom left many children such as Conrad without parents or hope for their future। ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका एक्सपीरियंस था। Now turn to the call of the sea। After his father's death, Conrad was returned to Krakow, पोलैंड। अब पोलैंड ये वापस आ जाते हैं क्योंकि कॉनरेड को तो ज़ाहिर पनिश नहीं किया गया था। Where he became a ward of his maternal uncle थेडोस बब्रोस्की। इनके जो मैटरनल अंकल हैं, जो मामू लगते हैं इनके, माँ की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं हम उनको मैटरनल अंकल कहेंगे, मैटरनल रिलेटिव्स कहेंगे। मदर से है, मैटर से। सो बब्रोस्की के पास उनकी कफालत में ये आ गए क्योंकि अभी इनके बड़े नहीं थे। His uncle sent Conrad to the school in Krakow and then to Geneva under the guidance of a private tutor। तो उन्होंने इसे पढ़ाया लिखाया, इसको स्कूल भेजा, बाद में जिनीवा भी भेजा फर्दर स्टडी के लिए। However, Conrad was a poor student। एक अच्छे स्टूडेंट नहीं साबित हुए कॉनरेड। Despite his having studied Greek, Latin, mathematics, and of course geography, he never completed the formal courses of the study that he was expected to finish। तो जो फॉर्मल स्टडीज थी वहाँ दिल नहीं लगता था कॉनरेड का। और कहा अगर कॉनरेड ने ग्रीक, लैटिन, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी अपने टाइम पे जो लीडिंग सब्जेक्ट थे वो सारे पढ़े, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते थे। हिज एपैथिक टुवर्ड फॉर्मल एजुकेशन, उनमें एपैथिक बिहेवियर कहते हैं, एपैथिक कहते हैं जब आपका कोई इमोशनल ताल्लुक ना हो। एपैथिक बिहेवियर है मतलब कोई लगाव नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में उनका कोई लगाव नहीं था। ही वाज काउंटर बैलेंस्ड बाय द रीडिंग ही डिड ऑन हिज ओन। हाँ, उन्हें पढ़ने का शौक था, ग्रीक, लैटिन, मैथमेटिक्स और जो ये उन्होंने पढ़ा तो सही, लेकिन उन्हें खुद से पढ़ने का शौक था। खुद से तो कॉनरेड ने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। ड्यूरिंग हिज अर्ली टीनेज ईयर्स कॉनरेड read a great deal, particularly translations। चार्ल्स डिकन्स नॉवेल्स इन्होंने बचपन में पढ़ लिए थे सारे के सारे चार्ल्स डिकन्स नॉवेल। एंड कैप्टन फ्रेडरिक मैरिट, एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। एक और है कैप्टन फ्रेडरिक मैरिट, हमने इनको फॉर्मली नहीं पढ़ा, कोई इतने चार्ल्स डिकन जितने फेमस नहीं है, लेकिन कॉनरेड को ये बड़े पसंद थे। और जैसे हमारे यहाँ उर्दू में आपको पता है काफ़ी वेस्टर्न नॉवल की ट्रांसलेशन मिल जाती है, तो फिर इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो लेकिन ये जो ट्रांसलेटेड वर्क होते थे जो रशियन और पोलिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते थे वो इनको पढ़ने आते थे। सो कैप्टन फ्रेडरिक के जो वर्क्स हैं, नॉवलिस्ट हु रोट पॉपुलर एडवेंचर यॉन्स अबाउट लाइफ एट सी। अब चूँकि कैप्टन फ्रेडरिक जो है वो कैप्टन रहे थे, शिप के कैप्टन रहे थे, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस के नॉवल लिखे। तो वो वाले नॉवल जिनके जो एक्सपीरियंस कवर करते थे लाइफ एट सी,
तो उनको उन्होंने उनसे काफ़ी मुतासिर होते हैं चार्ल्स डिकन के नावल से और कैप्टन फ्रैगरेट मैरिट के नावल से। ही आल्सो रेड वाइडली इन फ्रेंच, तो ये भी ज़हन में रखिए कि उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा पढ़ा और स्टार्ट के दौरान उन्होंने ज़्यादा ट्रांसलेशन में पढ़ा। तो स्कूल की रेगुलर जो फॉर्मल स्टडी है उनमें तो इनका दिल नहीं लगता था, तो इनको अच्छा लगता था लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। ख़ास तौर पे जो एडवेंचर्स स्टोरीज़ होती हैं, एडवेंचरस स्टोरीज़ होती हैं, उनको बहुत पसंद थी। मैरिट्स नॉवेल्स may have been partly responsible for the 16-year-old Conrad's desire to go to sea and travel the world. तो हम इनके बचपन की इस चाहत से देख सकते हैं, इनके शौक से देख सकते हैं कि कॉनरेड के अंदर जो डिज़ायर टू गो टू द सी है, टू ट्रैवल है, कि मैं भी समंदर में जाऊं, मेरा भी शिप हो, मैं भी सफ़र करूं दुनिया का, वो ऑटोमेटिक उसने पैदा किया इनके अंदर। जैसे कि मैंने मुस्तनसर हुसैन तारड़ को बहुत ज़्यादा पढ़ा, तकरीबन उनकी 70-80% बुक्स हैं मेरे पास, जो ट्रैवल लॉग्स हैं। उन्होंने जो दुनिया के सफ़र किए हैं, कभी रशिया का सफ़र किया, तो चाइना का, यूरोप का, अभी लास्ट उनका सफ़र अलास्का का जो सफ़रनामा है, ऑस्ट्रेलिया का सफ़रनामा, वो भी मैंने पढ़ा। तो और इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जो उनके ट्रैवल्स हैं, उनको पढ़ के तो वाकई दिल करता है कि बंदा सफ़र पे निकल जाए। तो ऐसी डिज़ायर पैदा होती है जिस तरह की बुक्स आप पढ़ते हैं। तो कॉनरेड को मैरिट्स के जो ट्रैवल लॉग टाइप नॉवेल्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। An exotic wish for a boy who grew up in a landlocked country. ये एक exotic wish इसलिए लगती है क्योंकि कॉनरेड जो जिस कंट्री में पैदा हुए, पोलैंड, इसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक्ड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिनकी सरहद के साथ कोई समंदर ना लगता हो। यानी पाकिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अरेबियन सी लगता है। In 1874, his uncle reluctantly granted him permission to leave Poland and travel by train to the French port city Marseille to join the French merchant navy. तो अब 1874 में जैसे कि वो किताबें ऐसी पढ़ रहे थे जोसेफ कॉनरेड, तो कॉनरेड ने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे फ्रेंच मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। और फिर उन्होंने अपने अंकल से इजाज़त ली और पोलैंड से निकले, ट्रेन के ज़रिए से फ्रेंच पोर्ट सिटी पहुंचते हैं मार्सले, और वहाँ से उन्होंने फ्रेंच मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया, जो उनकी बचपन की डिज़ायर थी कि मैं भी ट्रैवल करूँ, सी में जाऊँ, डिफरेंट ओशियंस, लैंड्स देखूँ। आफ्टर हिज अराइवल, कॉनरेड मेड 3 वॉयजेस टू द वेस्ट इंडीज बिटवीन 1875 एंड 1878 के अंदर दरमियान में ना, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्होंने 3 सफ़र किए। During this time, he smuggled guns for the Carlists who were trying to put Carlos de Bourbon on the throne of Spain. और इन सफ़र के दौरान इन्होंने कुछ लोगों की मदद भी की है गन्स स्मगल करने में। उसकी वजह ये थी कि आप इनके जज्बात समझ सकते हैं कि वो कार्लोस जो एक हुक्मरान थे स्पेन के, उनके उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने उन लोगों की मदद भी की। In 1878, Conrad suffered from depression caused in part by the gambling debts. अब ये जो डिफरेंट लैंड पे सफ़र करते हैं, ये जो इनका एक्सपीरियंस था, वहाँ पे इनको एक बुरी आदत भी इनको पड़ी, और वो थी गैम्बलिंग की। इन्होंने गैम्बलिंग खेलनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद इन पे काफ़ी कर्जा चढ़ गया, काफ़ी सारे पैसे हार गए जुए के अंदर, और उससे इनको डिप्रेशन सफ़र करना पड़ा इन 1878 के अंदर ख़ास तौर पे। एंड इज़ बीइंग फॉरबिडन टू वर्क ऑन एनी फ्रेंच शिप्स ड्यू टू हिज लाइंग अबाउट हैविंग द प्रॉपर परमिट। और फिर एक जगह पे ये पकड़े भी गए कि उन्होंने कहा कि मेरे पास परमिट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे। तो फ्रेंच नेवी वालों ने इन पे हमेशा के लिए बैन कर दिया
कि ये किसी भी फ्रेंडशिप में काम नहीं कर सकते आज के बाद, क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया है या कह लें कि फ़ॉर्जरी की है। एक ऐसा क्लेम किया कि मेरे पास परमिट्स, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं सफ़र करने के लिए, ताकि इनके पास वो चीज़ें कंप्लीट नहीं थी अभी। इसके भी पीछे वजह ये है कि एक तो डेट्स बढ़ रहे थे, दूसरा डिप्रेशन, और फाइनेंशियली वो सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे में सम टाइम एक हम ऐसे काम कर जाते हैं जो, यानी ऐसी बात कह जाते हैं कि वो हमारे पास नहीं भी हो तो इन्होंने वैसा ही किया। ही मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट सुसाइड। तो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी, एक सुसाइड की कोशिश भी की कि मुझे शायद खुद को ख़त्म करना चाहिए, मैं एक नाकाम इंसान हूँ। शूटिंग हिमसेल्फ थ्रू द शोल्डर। तो उन्होंने अपने आप को गोली मारी, लेकिन वो शोल्डर पे लगी, एंड मिसिंग हिज वाइटल ऑर्गन्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ही मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट सुसाइड। तो जोसेफ कॉनरेड ने उस डिप्रेशन में आकर, बुरे फाइनेंशियल जो कंडीशन थी उनमें में खुद को घिरा हुआ पाकर खुद को मारने की कोशिश भी की, और शोल्डर पे गोली लग गई इनको। Biographers differ in their interpretation of this attempt. Some contend that Conrad was depressed about his squandering all his money, while others report that the attempt was a ruse designed to put Conrad out of work and thus escape the grasp of creditors. तो ये जो इनकी सुसाइड के अटेम्प्ट है, इनके ऊपर क्रिटिक्स जो बायोग्राफर्स हैं इनके, जिन्होंने इनकी बायोग्राफीज लिखी हैं, वो ज़रा डिवाइडेड हैं दो ग्रुप्स में। एक का ख्याल है कि इन्होंने खुद को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि वो कर्जे में घिर चुके थे, और अपनी ज़िंदगी भर की जो उन्होंने कमाई वो की थी, जो भी अभी की थी, तो सारे पैसे उन्होंने बर्बाद कर दिए थे और बहुत ज़्यादा इवन कर्ज ले लिया था। और दूसरों का ख्याल है कि इन्होंने डिप्रेशन में नहीं किया था ये सब, बल्कि इन्होंने प्लान से खुद को मारा और खुद को ज़ख्मी किया, और शो ये किया कि ताकि वो उनको क्रेडिटर्स से उनकी जान छूट सके, कर्जे उनके माफ़ हो सके। Later that year, Conrad boarded an English ship that took him to the eastern port town of Lowestoft. There he joined the crew of a ship that made 6 voyages between Lowestoft and Newcastle. तो अब चूंकि फ्रेंच शिप नेवी पे तो उनकी पाबंदी लग चुकी थी, और वहां उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए थे, और बाद में खुद को जब सुसाइड के अटेम्प्ट भी किया, आप इसे कह लें, तो उनकी वहां से जॉब खत्म हो गई, और फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश शिप ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो उनके साथ उन्होंने फिर 6 वॉयज किए बिटवीन लॉस्टॉफ्ट एंड न्यू कैसल के दरमियान। ड्यूरिंग दिस टाइम ही लर्न इंग्लिश। और इससे पहले तक आप जेन में रखिएगा, ये जब इन्होंने ये ज्वाइन किए और जब इंग्लिश सीखनी शुरू की, तो गालबन ये 24 25 या 26 ईयर्स के होंगे। तो एवरेज 25 कर लें तो यहाँ कहीं होंगे जब इन्होंने पहली बार इंग्लिश सीखी, शुरू की इवन सीखनी। इतनी लेट उम्र में भी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं ये सीखने, और बाद में नॉवेलिस्ट बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आप समझ सकते हैं कितने ज़हीन जीनियस वाक़ई हुए थे। Conrad's determination to succeed as a seaman was impressive. Although he began his career as a common sailor, by 1886 he had sailed Asia and was made master of his own ship. और ये जो इंग्लिश के लोगों के साथ इनका एक्सपीरियंस था ये बहुत अच्छा रहा। हम अपने पिछले तजुर्बों से सीखते भी हैं। तो अब की बार जो ये डिप्रेशन से बाहर आ गए थे, और अपनी लाइफ को बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज किया, और इवन ये जो है सेलर, कामयाब सेलर बने। इवन ही वाज द मास्टर ऑफ हिज ओन शिप, और एशिया का विजिट भी इन्होंने किया। ही देन बिकेम ए ब्रिटिश सब्जेक्ट, और फिर अल्टीमेटली वो ब्रिटिश उन्होंने नेशनैलिटी ले ली। इन्होंने कहा मैं ब्रिटिश ही बन जाता हूँ, मुझे वापस पोलैंड तो जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड चेंज हिज नेम टू द जोसेफ कॉनरेड। ये देखिए नाम जो इन्होंने बदला, जो मैंने आपको कहा था ना, गौर कीजिएगा, जो इनका पोलिश नेम है, जो बर्थ नेम है वो डिफरेंट है, उसके स्पेलिंग भी अलग है।
अब यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश सीख ली थी, इंग्लिश शिप पर काम करते थे एज ए सेलर, जो है वो इन्होंने खुद का शिप के कैप्टन भी बन गए थे। सो इन्होंने अपना नाम भी बदला और ब्रिटिश नेशनैलिटी ले ली, ठीक है। पार्टली टू अवॉइड हैविंग टू रिटर्न टू पोलैंड, और इसकी एक वजह तो ये होती है कि ये पोलैंड वापस नहीं जाना चाहते थे, एंड टू सर्व द रशियन मिलिट्री। और वहाँ पे रशिया की हुकूमत थी, आपको पता है। और रशिया में जो नौजवान लोग होते हैं ना, उस जमाने में जो जंग होती थी ना, तो आबादी कम होती थी, तो तकरीबन इन बड़ी जंगों में हर नौजवान को एनलिस्ट कर लिया जाता था, उसे आर्मी में भी सर्व करना पड़ता था। तो ये नहीं चाहते थे कि आर्मी को सर्व करें, वो भी रशियन आर्मी को, जो इनकी, जिनको ये दुश्मन समझते थे। और कुछ एक वजह ये रही होगी कि इंग्लिश शिप के साथ उनका अच्छा तजुर्बा रहा, उन्होंने इंग्लिश सीखी, और फ्यूचर में ज़ाहिर है वो नॉवेलिस्ट बनने जा रहे हैं। In 1888, Conrad received his first command of Otago, a ship. Otago का इन्हें कमांड मिला पहली बार। Otago जो एक शिप का नाम है, हार्बरिंग इन बैंकॉक, whose master had died। तो इस वाक़े की एक झलक भी आपको मिलेगी नावल के अंदर, कि किस तरह बैंकॉक में एक शिप है जिसके मास्टर की डेथ हो जाती है, तो इन्हें उसको को कमांड करने के लिए भेजा जाता है। Surprisingly, Conrad hated the day-to-day life of a sailor and never owned a boat after becoming famous. The sea, however, offered Conrad the opportunity to make a living. अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कॉन्रेड, जिनकी बचपन में डिजायर था कि वो सी मैन बने, सेलर बने, आहिस्ता आहिस्ता दे बिगिन टू हेट दिस एक्सपीरियंस। और जैसे ही वो थोड़े फेमस होते हैं एज ए नॉवलिस्ट, तो ये काम बिल्कुल वो छोड़ देते हैं। One of the Conrad's most important voyage occurred in 1890 when he sailed a steamboat up to the Congo River in Central Africa। और इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट वॉयज भी है, और हमारे नावल को देखें तो फिर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो इनका सफ़र था, बैरी सफ़र को हम वॉयज कहते हैं, ये इन्होंने 1890 में किया था। He sailed to the steamboat up to the Congo River, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कॉन्गो रिवर में इन्हें जो जर्नी किया था, उसी तजर्बे के ऊपर इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है। Conrad was attracted to this region partly because of the adventures he thought it could offer him, and perhaps more importantly because working in the Congo could earn him some much needed money। तो दो तरह से ये अट्रैक्ट होती हैं इस रीजन की तरफ। एक तो उन्हें उम्मीद थी कि खासे पैसे मिल जाएंगे और फाइनेंशियली वो ज़रा साउंड हो जाएंगे, और दूसरा है कि उन्हें एडवेंचर मिलेगा, जो हमेशा से वो एक एडवेंचरस वाक़या हुए थे। ड्यूरिंग दिस वॉयज कॉन्रेड विटनेस्ड इनक्रेडिबल बारबैरिटी। लेकिन इस वॉयज के दौरान उन्होंने जो एनलाइटनमेंट ली, जो नॉलेज लिया, वो ये था, जो जो देखा इन्होंने वहाँ पे इनक्रेडिबल बारबैरिटी देखी, इलनेस एंड इनह्यूमैनिटी उन्होंने ऑब्जर्व। His recollections of this trip would eventually become the basis of his most famous work, Heart of Darkness। ये वही तजुर्बा है, वहाँ जो इन्होंने जुल्म का निज़ाम देखा, वहाँ जो वाइट पीपल का ब्लैक पीपल के साथ जो रवैया था, उनको जिस तरह से समझते थे, जो इनह्यूमैनिटी उन्होंने देखी है, जो करप्शन देखी है, जो ग्रीड देखा है, जो लालच देखा है, जो पैसे की हवस देखी है उन्होंने वहाँ, उसी के ऊपर इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है। ड्यूरिंग दिस टाइम कॉनरेड वाज कंसिडरिंग turning his seafaring adventures into the novel, and he eventually published Almayer's Folly, which he had been composing during the early 1890s in 1895। तो इस खास तौर पर सफ़र के बाद इन्होंने जितने भी सी फॉरिंग एडवेंचर्स थे, जो समुद्रों पर इन्होंने एडवेंचरस ट्रैवल्स किए थे, वाइज किए थे, उन्होंने सोचा कि मैं राइटर बनता हूँ, मैंने कुछ इसको लिखना चाहिए। और आपको जैसे पता है उनके फादर भी राइटर थे, प्ले राइट थे स्पेशली, तो इन्होंने राइटिंग वाला, और बचपन से बहुत ज़्यादा नॉवल रीडिंग इन्होंने की, और फिर एडवेंचर्स किए, तो ये, और इंग्लिश सीखी, फाइनली उन्होंने फिर लिखने का फैसला किया इंग्लिश के अंदर। तो इनकी जो पहली बुक आती है वो अल्मेयर्स फॉली है, फर्स्ट नॉवल है, इन 1890s टू 1885 95 के अंदर, 1895।
The success of his first novel lured him away from sea to his new adventures as an English novelist. अब जो अल्मेर्स फोली की ये कामयाबी है, उसने इनको लूर कर लिया। मतलब पहले से ही थोड़ा-सा थक चुके थे और इन चीज़ों से थोड़े उकता गए थे, तो उन्होंने अपने लिए एक नया एडवेंचर तख्लीक किया और वो ये था कि उन्होंने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए। मेरा ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन लिखना होगा, तो उन्होंने न्यू एडवेंचर अडॉप्ट किया एज़ एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ही सेटल्ड इन इंग्लैंड और इंग्लैंड में अब वो किसी सफ़र में अब उन्होंने कहा जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैरिड जेसी जॉर्ज इन 1896 में उन्होंने शादी की जेसी के साथ एंड बिगिन द कैरियर फॉर विच द वर्ल्ड वुड रिमेंबर हिम द बेस्ट। और एक फिर ऐसी ऑक्यूपेशन को स्टार्ट किया, एक ऐसे काम को स्टार्ट किया, यानी राइटिंग स्टार्ट की, जिसके लिए आज आपने जानते हैं। अगर वो ये लिखते ना तो शायद हम उनको पढ़ते भी ना, उनके बारे में जानते भी ना। सो फ्रॉम सेलर टू द ऑथर की जो जर्नी है, थोड़ा इसका जायजा लेते हैं। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द अल्मेर्स फॉली, Conrad began producing a number of the books in rapid succession. तो जैसे ही उन्हें अल्मेर्स फॉली में कामयाबी मिलती है, तो वो सोचते हैं कि मुझे और भी काफ़ी सारी अब बुक लिखनी चाहिए। वो उन्होंने एज ए प्रोफेशन जो कि अडॉप्ट कर लिया था। ओके, हम देख रहे हैं कि ऑथर बन जाते हैं जब जोसेफ कॉनरेड, तो उससे पहले उन्होंने ब्रिटिश नेशनैलिटी ले ली थी, इंग्लिश सीख ली थी और फिर अपने जो बचपन के एक्सपीरियंस हैं, फिर जो सेलिंग का एक्सपीरियंस है, फिर लैंग्वेज न्यू जो उन्होंने सीखी और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपने सारे तजुर्बात को नॉवल राइटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उनका जो पहला वर्क था, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको देखा कि वो था अल्मेर्स फोली, दैट वाज द फर्स्ट नॉवल। So Conrad began producing a number of the books in rapid succession, many of which featured plot plots about sailors and travels to explore moral ambiguity and the nature of the human identity. उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर क्या डिस्कवर किया, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस एज ए सेलर था उसको और साथ साथ इंसानों की जो आइडेंटिटी है, जो एम्बिग्विटी है, जो मॉरल जो नेचर है उसको एक्सप्लोर करते हैं। इनका अगर एक और वर्क है द निगर ऑफ द नार्सिसस। द निगर ऑफ द नार्सिसस इन 1897 में पब्लिश होता है, कंसर्न tubercular black sailor whose impending death affects his fellow crewmen in a number of the profound ways. The Nicker of the Narcissus की स्टोरी इसके गिर्द है। Next work is Lord Jim. In 1900, examined the effects of the Cowardly Act and how this act's moral repercussions haunt a man until his death. So Lord Jim's story is told by the Marlowe, the narrator of the Heart of the Darkness. यहाँ पे जो लॉर्ड जिम में नरेटर हैं वो मार्लो हैं और ये बिल्कुल वही नरेटर है जो हमारी सिलेक्टेड नॉवल में है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो हमने पढ़ना है इनके नॉवेल्स में वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस और उसमें भी वही नरेटर है। In 1902, Conrad published Heart of Darkness, इनका नेक्स्ट नॉवल है, a short novel detailing Marlowe's journey into the Belgian Congo। और इसके अंदर जो वाक़या डॉक्यूमेंट किए गए हैं वो इनका जो एक्सपीरियंस था कोंगो रिवर के ऊपर जो उन्होंने तजर्बा किया था अफ्रीका के बिल्कुल हार्ट के अंदर। और वो बेल्जियन कोंगो इसलिए हम उनको कह रहे हैं क्योंकि कोंगो ऑन दैट टाइम वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बेल्जियम, तो इसलिए उनको बेल्जियन कोंगो कहेंगे, जैसे हम ब्रिटिश इंडिया कहेंगे उस टाइम पे जब ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था। So it is also a metaphorical story, Heart of the Darkness of a Man. Also ना सिर्फ ये हार्ट ऑफ द अफ्रीका डिस्कवर होता है इसमें अपेरेंटली, बट मेटाफोरिकली देखें तो हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग भी, यानी सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग क्या है, उसके सेंटर में क्या चीज़ें छुपी हैं, ये भी हमारे सामने आती है। यानी बहुत अंदर से इंसान कैसा है, इस नेचर को भी यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। All three books were highly regarded in their time and are still widely read and studied together. In 1904, एक और वर्क है इनका नोस्ट्रोमो, which is called Nostromo, that was published। तो नोस्ट्रोमो पब्लिश होता है इनका, ये पूरे बुक का नाम नहीं है बल्कि
ये आगे वर्ब है. So Nostromo was published in 1904, the complex tale of an imaginary South American republic. The effect of the greed and the foreign exploitation helped to define Conrad's oblique and sometimes difficult narrative style. Although he produced a large body of the work, Conrad was often a slow writer who felt the pressure of deadliness and the need to keep writing, keep his family financially solvent. His struggles were eased, however, in 1910. तो 1910 में इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. जो फाइनेंशियल प्रेशर रहता था हमेशा ही राइटर्स अक्सर सफ़र करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इनकी ज़िंदगी में वाक़या होता है 1910 के अंदर. व्हेन जॉन क्विन, एक शख्स है जॉन क्विन, ही वाज एन अमेरिकन लॉयर, बॉट ऑल ऑफ कॉनरेड्स मैन्युस्क्रिप्ट्स. ठीक है, वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो है कॉनरेड के जो बेसिक नॉवल है वो बाय कर लेता है इनसे. एंड अवॉर्डेड हिम ए स्मॉल पेंशन, और इनको एक स्मॉल पेंशन भी लगा देता है थ्रू आउट लाइफ जो इनको मिलेगी, और इकट्ठे भी पैसे इनको कुछ दे देता है. और वो लवर है इनके वर्क का, कदरदान है इनके कामों का, और वो इनके सारे काम को बाय कर लेता है. इससे इन्हें फाइनेंशियली काफ़ी रिलीफ मिलती है. और जॉन क्विन उनका नाम था, एक अमेरिका के एक वकील थे. Conrad continued writing tales of travel, but also turned his attention to novels of the political intrigue. ठीक है, ट्रेल ऑफ ट्रैवल के अलावा उन्होंने पॉलिटिकल इंट्रीग्स पर भी नॉवल लिखे बाद में. वो उनमें से द सीक्रेट एजेंट एक नॉवल है इनका, 1907 के अंदर लिखते हैं. द सीक्रेट एजेंट concerns a group of anarchists who planned to blow up the Greenwich Observatory. जो कि स्टोरी है, अनार्किस्ट हैं कुछ जो कि डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी को. एक और इनका वर्क है अंडर वेस्टर्न आई, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1911, सेट इन 19th century ज़ारिस्ट रशिया. अब ये इसकी सेटिंग जो है वो रशिया की है. ज़ार जो है वो रशिया पे जो रूल करती रही है, करता था, उसे ज़ार कहा जाता है. ज़ारिस्ट फैमिली जो है वो रूल कर रही थी. फॉलोज द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट हु बेट्रेज हिज फ्रेंड, द असैसिन ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल टू द अथॉरिटीज. तो उन्होंने यहाँ से आप देख लें कि ये दूसरा एक और नॉवल है द सीक्रेट एजेंट के बाद, जो पॉलिटिकल इंट्रीग्स के बारे में है. तो लाइफ जो है, जो एक्सपीरियंस इनका सेलिंग का एक्सपीरियंस है, उनके शुरू वाले नॉवल हैं, और बाद वाले नॉवल आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इंट्रीग्स के बारे में है. हिज स्टोरी द सीक्रेट शेरर was published in 1912, uses the doppelganger theme where a man meets his figurative double. ठीक है, सो डोपलगैंगर का मतलब होता है हम शक्ल, जिसे आप कह रहे हैं. ये बाय बर्थ नहीं होता. डोपलगैंगर हमारा वो हमजाद होगा, हमारा हम शक्ल होगा, जो हमारी तरह का दिखता होगा, लेकिन हमारी फैमिली से नहीं होगा, हमारा रिलेटिव नहीं होता वो. दूर कोई और जो शख्स जो हम बिल्कुल हमारी तरह दिखता हो, उसे हम कहते हैं डॉपलगैंगर. Where a man meets his figurative double, आप उसे कह रहे हैं. To examine what Conrad viewed as the shifting nature of the human identity and the essential isolation of the all human beings. तो ये यहाँ पे सेंटर करते हैं ह्यूमन आइडेंटिटी को. ठीक है, पॉलिटिकल इंट्रीग्स, सेलिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद ये आते हैं ह्यूमन आइडेंटिटी को भी इन्होंने सेंटर किया. और एक जो आइसोलेशन है ऑल ह्यूमन बींग्स की, कि हर आदमी बहुत अंदर से, हर इंसान अकेला है, और स्पिरिचुअल जो है हम अलोन होते हैं, इस थीम को भी यहाँ उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है, इस पर बात की है. इन 1913 चांस, another work, Chance was great success both critically and financially. The novel, like Heart of Darkness, explores the ways in which an innocent person like Marlowe becomes hardened by the horrors that surround her. ठीक है, तो एक इनोसेंट हैं जो वे बाय चांस जो है ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ होते हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाते हैं. Other novels marked by these essential, जैसे essential Conradian themes, यानी कॉनरेड से हम एडजेक्टिव बनाएंगे, कॉनरेडियन थीम्स, वो यही है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह के ये नॉवल लिखते हैं. इंक्लूड द इनहेरिटर्स, को रिटन विद फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड. 1901 के अंदर इन्होंने द इनहेरिटर जो है ये उनके साथ मिलकर लिखा है, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, एक और आथर उनके साथ मिलकर द इनहेरिटर.
उसके अलावा विक्ट्री 1915 एंड द शैडो लाइन 1917 के अंदर आता है। कॉनरेड आल्सो टर्न टू ऑटोबायोग्राफी, तो उन्होंने इस तरह के नॉवल के तजुर्बे करने के बाद ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी किए हैं, ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं सीधी। द मिरर ऑफ द सी, ये उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में उन्होंने बुक लिखी है 1906 के अंदर। और पर्सनल रिकॉर्ड जो है 1912, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एंड नोट्स ऑन द लाइफ एंड द लेटर्स, ये भी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी स्टोरी है। ये नॉवेल्स नहीं है बल्कि बायोग्राफीज हैं। ऑल ट्रीट हिज सी फॉरिंग डेज एंड डेवलपमेंट एज एन आर्टिस्ट, these books deals with. Conrad died of the heart failure on August 3, 1924, और ये जो जीनियस हैं बिलाखिर इनकी डेथ होती है हार्ट फेलियर से 3 अगस्त को 1924 के अंदर। तो इनका जो ईरा है वो आपके सामने आ जाता है, ये मॉडर्न एज है, जो विक्टोरियन एज के बाद आती है मॉडर्न एज, वहां पे इन्होंने नावल लिखे, तो मॉडर्न नॉवलिस्ट थे। ही वॉज बेरिड इन कैंटरबरी सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री कब्रिस्तान को भी कहते हैं, and survived by his wife and sons, Boris and John, still honored by the millions of the readers as one of the greatest modern writers. Conrad left behind a large body of the work whose nature he defined in his preface to the Nigger of the Narcissus. ये प्रेफेस में लिखते हैं निगर ऑफ द नार्सिसिस जिनका नॉवल है, एज उसके बारे में जो ये लाइन लिखते हैं, तो हम उनकी अपनी बॉडी ऑफ वर्क के बारे में ये कह सकते हैं, अ सिंगल माइंडेड अटेम्प्ट to render the highest kind of justice to the visible universe by bringing to light the truth, manifold and one, underlying its every aspect. तो ये इन्होंने इसके बारे में लिखा था। तो ये हमारा लेक्चर 1 आपके साथ कंप्लीट हो जाता है। बायोग्राफी आपने देखी, इनके डिफरेंट वर्क्स आपके सामने हैं जो हमने देखे हैं कि कितने फेजेस में इन्होंने लिखा, और उसके अलावा इनका जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है, बचपन के जो तजुर्बात थे, फैमिली एक्सपीरियंसेस और सी पर जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए वो हमने देखे, और कहाँ पे ये पैदा हुए, लाइफ एंड बैकग्राउंड ऑफ द ऑथर। दैट वाज द लेक्चर 1।